लिक्विड का बिहेवियर स्टार्ट करते हैं। लिक्विड का बिहेवियर समझना बेटा। बेटा अगर हम आपसे कहें कि कहीं पर कोहेसिव फोर्स जो है वो बेटा एडहेसिव फोर्स से ग्रेटर है, कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ग्रेटर, मतलब कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से बड़ा है। इसका मतलब ये होता है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है। जो सेम मॉलिक्यूल्स हैं, एक ही सब्सटेंस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसका अट्रैक्शन बेटा ज्यादा है, और एडहेसिव का मतलब होता है डिफरेंट सब्सटेंस का अट्रैक्शन कम है। डिफरेंट सब्सटेंस का अट्रैक्शन समझ रहे हैं? जैसे इंक, ये बोर्ड पे मैं इसको लिखूं तो इंक प्रिंट कम हो, इसका मतलब एडहेसिव फोर्स कम हो गया। तो जब एडहेसिव फोर्स कम होता है उस समय कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। तो अगर हम इसका एक फिगर बना लें कि मान लो कि आपके पास ये एक कंटेनर है, इस कंटेनर में आपने लिक्विड भर रखा है। तो जो लिक्विड का लिक्विड होता है, वाटर होता है बेटा, वाटर का सरफेस टेंशन बहुत ज्यादा होता है। तो वाटर का सरफेस टेंशन ज्यादा होने से करता क्या है, ये ग्लास की सरफेस के साथ चिपक जाता है। जैसे मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर सेकंड फिगर बनाऊं तो सेकंड फिगर में कि ये क्या करता है, ऐसे सरफेस से एक सरफेस ऐसे जनरेट करता है, मतलब किनारे जो कॉर्नर है, ये कॉर्नर पे एडहेसिव फोर्स ज्यादा हो गया। वाटर के मॉलिक्यूल और ग्लास की सरफेस के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। इसका मतलब ये केस तो अपोजिट हो गया। आपने लिखा कोहेसिव बड़ा होना चाहिए, एडहेसिव कम होना चाहिए, लेकिन ये तो एग्जांपल हो गया कि एडहेसिव, इस केस में एडहेसिव जो फोर्स था वो बेटा ग्रेटर हो गया कोहेसिव फोर्स से, क्योंकि वो ग्लास की सरफेस से चिपक रहा है। तो ग्लास की सरफेस से कौन नहीं चिपकता, मरकरी। कौन नहीं चिपकता ग्लास की सरफेस से, मरकरी। इसका मतलब है कि यहां पर हम क्या भर देते हैं, मरकरी भर देते हैं। जब मरकरी भरेंगे तो मरकरी के मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, तो आपस में एक दूसरे को बेटा खींचेंगे। अगर एक दूसरे को खींचेंगे तो ये जो सरफेस आपको दिख रही है, ये सरफेस को इस तरीके से बन जाएगी। ये कॉर्नर ग्लास की सरफेस से चिपकेगा नहीं, बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो ये सरफेस बेटा कुछ इस तरीके से बन जाती है। मतलब यहां पर मरकरी फिल है, और जो ग्लास की सरफेस है, ग्लास की जो सरफेस है वो मरकरी को क्या कर रही है, मरकरी को अट्रैक्ट नहीं कर रही है। इसका मतलब ये होता है कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा है, एडहेसिव फोर्स कम हो गया। इसका ये सरफेस आपने क्लास 10th में पढ़ा था ऑप्टिक्स में, कि इस सरफेस को, जो सरफेस उभरा हुआ होता है उस सरफेस को हम कहते हैं कॉन्वेक्स। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, तो ये बेटा कैसा सरफेस बन गया, कॉन्वेक्स सरफेस हो गया। मतलब जो मरकरी होता है वो क्या करता है, ग्लास की सरफेस से चिपकता नहीं है। इसका मतलब मरकरी के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है हाई डेंसिटी की वजह से। इसलिए बच्चा यहाँ पर कोहेसिव फोर्स ग्रेटर होगा और एडहेसिव फोर्स छोटा होगा। लेकिन वाटर के केस में क्या होता है कि वाटर का सरफेस टेंशन तो ज्यादा होता है, लेकिन वाटर की डेंसिटी मरकरी के कंपैरिजन में कम होती है। तो वाटर के मॉलिक्यूल कर क्या रहे, अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ग्लास की सरफेस के पास वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो ग्लास की सरफेस को अट्रैक्ट ज्यादा कर रहे हैं। मतलब डिफरेंट सब्सटेंस हो गए, एक हो गया वाटर और एक हो गया ग्लास, और डिफरेंट सब्सटेंस के अट्रैक्शन को कहते हैं एडहेसिव। डिफरेंट सब्सटेंस के अट्रैक्शन को कहते हैं एडहेसिव, और सेम सब्सटेंस के अट्रैक्शन को कहते हैं कोहेसिव। इसका मतलब है यहाँ पर कोहेसिव फोर्स कम हो गया और एडहेसिव फोर्स कैसा हो गया, ज्यादा हो गया। तो इसने क्या किया, जो ग्लास की सरफेस थी वहां पर वाटर का लेवल थोड़ा ऊपर हो गया, और जो बीच की सरफेस थी वहां पर वाटर का लेवल स्लाइटली डाउन हो गया। अब स्लाइटली डाउन हो गया तो बेटा इसने कैसा सरफेस बना दिया, ये सरफेस कैसा आपको दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या है, वाटर, तो ये सरफेस हो गया कॉनकेव, ये सरफेस बन गया कॉनकेव सरफेस। ऐसी थर्ड केस में, तीसरे केस में आपसे कहता है कि कोहेसिव एडहेसिव के बच्चा इक्वल है। कोहेसिव एडहेसिव इक्वल है। इक्वल का मींस मॉलिक्यूल्स ग्लास की सरफेस पे चिपकेंगे नहीं। चिपकेगा नहीं का मतलब क्या होता है, कोहेसिव एडहेसिव के इक्वल है, तो जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स में होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल का ग्लास सरफेस के साथ में होगा। इसका मतलब लेवल कैसा रहेगा, सेम रहेगा, और लेवल में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, ना वो कॉन्वेक्स बनाएगा ना वो कॉनकेव बनाएगा। तो ये कैसा सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ये सरफेस कैसा बन गया, प्लेन सरफेस हो गया।
तो अगर कोई भी लिक्विड ग्लास की सरफेस को वेट कर दे, गीला कर रहा है, इसका मतलब है कि एडहेसिव फोर्स वहां ज्यादा होगा और कोहेसिव फोर्स वहां पर कम होगा। ऐसे केसेस में जहां पर एडहेसिव ज्यादा होता है, कोहेसिव कम होता है, वो सरफेस हमेशा कॉनकेव बनाता है। कैसा बनाएगा? कॉनकेव। और जिसमें मॉलिक्यूल्स के जो मॉलिक्यूल्स है, सेम मॉलिक्यूल्स, उसका अट्रैक्शन ज्यादा है और ग्लास सरफेस के साथ कम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो सरफेस हमेशा कैसा बनाएगा? कॉन्वेक्स बनाएगा। और जहां पर बेटा दोनों फोर्सेस इक्वल हो जाए, वो सरफेस कैसी रहेगी? प्लेन सरफेस। कैसी रहेगी? बेटा यहीं से टॉपिक और बन जाता है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट का मतलब है सिमिलर, जो आपने अभी पढ़ा है, इसी को टेंजेंट फॉर्म में शो करना। अब कैसे टेंजेंट शो करते हैं? हमने लिया ग्लास वाटर, ग्लास की सरफेस किसके साथ? वाटर के साथ। तो बेटा ये मान लो ग्लास है, ये ग्लास है और यहां पर बेटा वाटर भरा है। तो वाटर कैसा सरफेस बनाता है? कॉनकेव। वाटर कैसा बना रहा है? तो बेटा यहां पर बन गया कॉनकेव, कुछ इस तरीके से। अब जरा गौर करिए, इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे, कहीं पर भी आप ले सकते हैं। अगर इस पॉइंट पे हम टेंजेंट बनाए तो हमारे पास दो टेंजेंट बन रहे हैं, एक टेंजेंट ग्लास का, एक टेंजेंट ग्लास के सरफेस का, और दूसरा टेंजेंट इस कॉनकेव सरफेस का। पहला टेंजेंट ग्लास का और दूसरा टेंजेंट कॉनकेव सरफेस का। तो बच्चा इसका टेंजेंट कहां जाएगा? इसका टेंजेंट जस्ट नीचे की तरफ आ गया, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये सरफेस डाउन है, नीचे की तरफ दबी हुई है। अगर नीचे की तरफ दबी हुई है तो उसका टेंजेंट ऊपर तो बनेगा नहीं, नीचे की तरफ ही बनेगा। तो बेटा टेंजेंट कैसे बनाते? इससे कांटेक्ट करते हुए लाइन खींच दो। बेटा ये टेंजेंट हो गया। ये टेंजेंट किसका था? इस कॉनकेव सरफेस का था। इन दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है, इसी को कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या बेटा? किसके बीच? टेंजेंट ऑफ ग्लास, इसी को कुछ लोग कहते हैं सॉलिड, एंड टेंजेंट ऑफ कॉनकेव सरफेस। और कॉनकेव सरफेस किसकी वजह से बना है? वाटर की वजह से। किसकी वजह से बना है? वाटर की वजह से। तो यहां पर कुछ लोग कह देते हैं लिक्विड। किसके बीच टेंजेंट? टेंजेंट ऑफ सॉलिड और टेंजेंट ऑफ लिक्विड। टेंजेंट ऑफ सॉलिड और टेंजेंट ऑफ लिक्विड के बीच में जो भी एंगल बनता है बच्चा, उसको हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। अब सबको दिख रहा होगा ये जो थीटा है वो 90 से कम है। अगर थीटा 90 से कम है तो इसको कहते हैं एक्यूट एंगल, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल। अब यहां पर सारे एमसीक्यू सुनिएगा। पूछेगा ग्लास एंड वाटर के लिए जो एंगल होता है वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज? तो ऑप्शन इज करेक्ट, एक्यूट, क्योंकि 90 से कम है। दूसरी बात, ग्लास की सरफेस वाटर के मॉलिक्यूल को ज्यादा खींच रही है, इसीलिए सरफेस ऊपर की तरफ आ रही है। इसका मतलब एडहेसिव ज्यादा था, कोहेसिव कम था। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि लिक्विड वेट द ग्लास? ये लिक्विड क्या कर रहा है? ग्लास की सरफेस को गीला कर रहा है। तो सेकंड लिक्विड वेट द ग्लास, क्या कर रहा है? ग्लास की सरफेस को गीला कर रहा है। बिल्कुल। तो बेटा ये तो हो गए तुम्हारे दोनों एमसीक्यू। अगर किसी ने कहा कि लिक्विड वेट द ग्लास, बताइए एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट होगा कि ऑब्ट्यूज? तो करेक्ट आंसर इज एक्यूट। अगर लिक्विड ग्लास की सरफेस को गीला कर रहा है मतलब एडहेसिव ज्यादा है, कोहेसिव कम है, उस समय एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से कम होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। सेकंड बेटा, अगर हम आपसे कहते हैं प्योर वाटर एंड ग्लास। अब प्योर वाटर समझते हैं, जिसको फिल्टर वाटर कहते हैं, जिसको डिस्टिल्ड वाटर कहते हैं, फिल्टर वाटर कहते हैं, उसको बेटा प्योर वाटर एंड ग्लास है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री होती है। अगर ऑर्डिनरी वाटर है, ऑर्डिनरी वाटर में साल्ट भी हो सकता है, एंड ग्लास है तो बेटा होता है 8 डिग्री। लेकिन जब न्यूमेरिकल में आता है तो किसी को भी sin 8 cos 8 की वैल्यू नहीं आती है, तो जनरल लोग इसी वाले को प्रेफरेंस देते हैं 0 डिग्री को। तो प्योर वाटर एंड ग्लास 0 डिग्री,
नॉर्मल वाटर एंड ग्लास 8 डिग्री। ये क्या है बच्चा? एंगल ऑफ कांटेक्ट किसके लिए है? ग्लास एंड वाटर। किसके लिए है? ग्लास एंड वाटर या सॉलिड एंड लिक्विड के लिए, सॉलिड एंड लिक्विड। फिर सेकंड आया कि भाई हो सकता है कि आपने यहां पर 3 सरफेस बनाई थी, आपने चलिए एक तो मुझे बता दी कॉनकेव, अब कॉन्वेक्स भी तो है, तो कॉन्वेक्स के लिए क्या करें बेटा? हम फिर वही ग्लास सरफेस लेते हैं। सबको पता है मरकरी ग्लास की सरफेस के साथ चिपकता नहीं है क्योंकि उसका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है, एडहेसिव फोर्स कम होता है। तो बेटा सरफेस कैसी बनेगी? कॉन्वेक्स। सरफेस कैसी बनेगी? कॉन्वेक्स। जहां पर देखिए कांटेक्ट है, जहां पर कांटेक्ट है वहां देखिए फिर से 2 टेंजेंट बनेंगे। एक ग्लास का, तो ग्लास का टेंजेंट हो गया नीचे, ग्लास का टेंजेंट हो गया नीचे, और एक टेंजेंट देखो कुछ ऊपर की तरफ उठ रहा है, ऊपर की तरफ, तो एक टेंजेंट चला गया ऊपर की तरफ। तो ये दोनों टेंजेंट के बीच में देखो एंगल बन रहा है, और ये एंगल शायद आपको 90 से ग्रेटर दिख रहा है। बेटा 90 से ग्रेटर हो तो 90 से ग्रेटर हो तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूज, उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूज। अच्छा, अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि ऑब्ट्यूज है। तो यहां पर भरा क्या है बच्चा? मरकरी। यहां पर क्या है? मरकरी। तो बेटा ग्लास एंड मरकरी के लिए थीटा होता है 90 से बड़ा। कितना होता है? 135 डिग्री। कितना होता है? 135 डिग्री। कितना होता है? 135 डिग्री। आपको पता है कि साइन 135 कैसे निकालते हैं? 180 से माइनस कर लीजिएगा, साइन का क्वाड्रेंट 90 के ऊपर भी प्लस रहता है। कॉस में आ जाए तो 90 के ऊपर बच्चा क्वाड्रेंट माइनस हो जाते हैं। तो अगर कॉस में 135 कोई पूछे तो आप उसको cos 45 बता दीजिए। cos 45 होता है 1/√2, बस बाहर माइनस लगा लीजिए, बाहर क्या करिए? माइनस लगा लीजिए। सिंपल सा मेथड है। तो मरकरी और ग्लास के लिए कितना एंगल है? 135 डिग्री। फिर वही डेफिनेशन आ गई, टेंजेंट ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ऑफ लिक्विड। अब लिक्विड यहां कौन सा लिया था आपने? मरकरी लिया था। मरकरी का विस्कोसिटी भी ज्यादा होता है और मरकरी की डेंसिटी भी ज्यादा होती है, इसलिए मरकरी के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट ज्यादा होते हैं। तो ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो ग्लास की सरफेस से चिपकेंगे नहीं। तो क्या इसका एक आंसर और मिल गया? मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। मरकरी डज नॉट वेट द ग्लास। आपने थर्मामीटर देखा होगा, अभी थर्मामीटर कभी उस थर्मामीटर को आप ऊपर की सरफेस हटा दीजिए तो मरकरी जैसे थी वैसे ही बाहर आ जाएगी, वो ग्लास की सरफेस से चिपकेगी। इसीलिए थर्मामीटर में मरकरी यूज होती है क्योंकि बेटा हाईली डेंस होता है, ओपेक होता है, शाइनिंग होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से हम लोग ज्यादातर केसेस में मरकरी का ही यूज करते हैं। तो ये हो गया सेकंड बेटा, किसके लिए? मरकरी एंड ग्लास के लिए। अब आ गया थर्ड, तीसरा आ गया थर्ड में बच्चा यहां पर आपने शो कराया प्लेन, तो मैं थर्ड नंबर यही लिख दे रहा हूं, थर्ड नंबर। तो आपके लिए थर्ड नंबर में क्या है बच्चा? कि सरफेस में कोई चेंजमेंट नहीं आया, कोहेसिव एडहेसिव दोनों बराबर है, दोनों बराबर है। तो दोनों बराबर है तो प्लेन लेयर, कैसी लेयर बना दीजिए? प्लेन शीट की तरीके ऐसे। यहां पर क्या भरा है? सिल्वर। सिल्वर को क्या कहते हैं? Ag। सिल्वर को क्या कहते हैं? अब देखिए टेंजेंट, एक टेंजेंट हो गया नीचे, अब एक टेंजेंट हो गया नीचे और एक सीधी लाइन है, तो पैरेलल लाइन का टेंजेंट भी पैरेलल ही होता है, तो बच्चा पैरेलल बना दो ऐसे। अब ये एंगल आपको कैसा दिख रहा है? थीटा। ये थीटा आपको कितना दिख रहा है? 90। थीटा 90 है इसके लिए बच्चा, किसके लिए? सिल्वर एंड ग्लास के लिए एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 90 डिग्री। किसके लिए? सिल्वर एंड ग्लास के लिए। फिर प्योर वाटर एंड ग्लास 0 डिग्री, वाटर एंड ग्लास 8 डिग्री। सरफेस कैसी वाटर की? सरफेस कैसी है? कॉनकेव। कैसी है? एंगल कितना है? एक्यूट। एक्यूट का मतलब लेस देन 90 डिग्री। वेरी गुड। तो क्या करेगा? लिक्विड वेट द ग्लास, लिक्विड वेट द ग्लास के सरफेस से अट्रैक्ट ज्यादा होगा। सेकंड, मरकरी एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90। ग्रेटर देन 90 मींस ऑब्ट्यूज, डू नॉट वेट द ग्लास। ग्लास की सरफेस को गीला क्यों नहीं करेगा? क्योंकि कोहेसिव ज्यादा है और एडहेसिव कम है। सिल्वर में क्या होता है? जितना कोहेसिव होता है उतना ही एडहेसिव होता है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। कितना रहता है? 90 डिग्री रहता है। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट था क्या? टेंजेंट ऑफ सॉलिड
एंड टेंजेंट ऑफ लिक्विड। टेंजेंट ऑफ सॉलिड एंड टेंजेंट ऑफ लिक्विड के बीच का जो एंगल होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ कांटेक्ट कहेंगे। फिर अगेन जहां पर कोहेसिव ज्यादा होगा एडहेसिव कम होगा, इसका मतलब है कि कोहेसिव ज्यादा होने से वो सरफेस क्या करेगी, वो सरफेस क्या करेगी, आपस में ही खींचेगी, मरकरी के मॉलिक्यूल आपस में ही खींचेंगे। जब आपस में ही खींचेंगे तो चिपके रहेंगे, तो ग्लास के सरफेस के साथ चिपकेंगे नहीं, तो ग्लास के सरफेस के पास दब जाएगा और बीच वाली सरफेस ऊपर चली जाएगी, तो ये सरफेस कैसी बन गई, कॉन्वेक्स बन गई। लेकिन जब भी एडहेसिव कोहेसिव से बड़ा होगा, जैसे मैं इंक इसे लिख रहा हूं तो इंक और बोर्ड के बीच में एडहेसिव ज्यादा है, इसीलिए ये इंक इस बोर्ड में प्रिंट हो रही है। अगर कम होती तो ये प्रिंट नहीं होती। तो जब ऐसे केसेस में क्या होगा, ग्लास की सरफेस लिक्विड के मॉलिक्यूल को सरफेस के पास ज्यादा खींचेगा तो सरफेस ऊपर आ जाएगी और बीच की सरफेस हल्की सी दब जाएगी। तो ये कैसा सरफेस है, कॉनकेव है। सरफेस कैसा है, कॉनकेव है। ठीक है, इतनी बात नोट कर ले। चलिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सेस प्रेशर। अब बेटा देखो, एक्सेस प्रेशर दो चीजों में आपको बताया जाएगा। पहला बताया जाएगा लिक्विड ड्रॉप में, और दूसरा बेटा होगा सोप बबल कहो, या सोप बबल की जगह आप एयर बबल भी बोल सकते हैं बेटा। सोप बबल की जगह एयर बबल भी कह सकते हैं। सबको एक बात पता है, लिक्विड ड्रॉप में कितनी फ्री लेयर होती है, 1, और सोप बबल में कितनी फ्री लेयर होती है, 2। मतलब सोप बबल कैसा होता है, जो सोप बबल होता है वो अंदर भी खाली होता है और बाहर तो सरफेस वैसे भी खाली होती है, तो कितनी फ्री लेयर हो जाती है, 2। लिक्विड ड्रॉप में क्या होता है, अंदर लिक्विड भरा होता है लेकिन बाहर की लेयर खाली होती है, तो लिक्विड ड्रॉप में एक फ्री लेयर होती है। लिक्विड ड्रॉप कहो, मरकरी कहो, अल्कोहल कहो, केरोसिन कहो, ऑयल कहो, ग्लिसरीन कहो, इनमें सब में बेटा एक फ्री लेयर होती है। एक फ्री लेयर का मतलब समझना, जैसे मैं आपसे कहूं लिक्विड ड्रॉप, तो लिक्विड की बच्चे ये ड्रॉप है। अब इस ड्रॉप में यहां तो अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। तो अगर अंदर लिक्विड भरा हुआ है तो थोड़ा तुम आइडिया लगाओ ना कि अंदर की लेयर तो कहां फ्री है, अंदर की लेयर तो फ्री नहीं है, सिर्फ एक बाहर वाली लेयर तुमको दिख रही फ्री है। लेकिन सोप बबल में क्या होता है कि सोप बबल बेटा एयर बबल या सोप ऐसा होता है, इसमें क्या है, अंदर भी कुछ नहीं है बाहर भी कुछ नहीं है, तो एक फ्री लेयर अंदर हो गई और एक फ्री लेयर बाहर हो गई, तो यहां बन जाती है कितनी फ्री लेयर, 2। लेकिन यहां कितनी फ्री लेयर है, 1। हम इसी को करके देखते हैं डेरिवेशन कि कैसे करें। बेटा एक बात बताओ, सबको एक बात पढ़ाई गई है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल को पुश करते हैं या क्या करते हैं, प्रेशर लगाते हैं। कितना प्रेशर लगाते हैं, फोर्स अपॉन एरिया। कितना लगाते हैं, या इसी बात को हम ऐसे कह दें कि जो मॉलिक्यूल है वो कंटेनर की वॉल पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। कौन सा फोर्स लगाते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स लगाते हैं। तो उसको सॉल्व करने के लिए हम मानते हैं कि यहाँ पर कोई प्रेशर है, अंदर मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस पे बेटा फोर्स लगा रहे हैं ऐसे। तो जब इसको फोर्स लगाएंगे तो जरा बताओ क्या सरफेस एक्सपैंड करेगी, हाँ, क्या सरफेस करेगी, एक्सपैंड होगी। कैसी होगी बेटा, स्लाइटली। कैसी एक्सपैंड होगी, जब ये धक्का मारेंगे वॉल को तो वॉल क्या होगी, स्लाइटली एक्सपैंड हो जाएगी। तो अभी बेटा इसकी रेडियस कितनी है, अभी मैं इसकी रेडियस को मान लेता हूं, अभी इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर। कितनी रेडियस है, और बेटा स्लाइटली इंक्रीज हो गया, स्लाइटली इंक्रीज हो गया। अब स्लाइटली इंक्रीज का मतलब समझते हो, जितनी रेडियस होगी उसके कंपैरिजन में बहुत कम, जितनी रेडियस होगी उसके कंपैरिजन में बहुत कम। तो बच्चा ये जो आपको नया दिख रहा है उसकी रेडियस कितनी है, उसकी रेडियस को मान लेते हैं आर डैश। कितना मान लेते हैं, अब ये आप पता कर लो, आप सिर्फ ये पता कर लो ये जो बीच की जगह है, बीच की जो जगह दिख रही है आपकी, इसका एरिया कितना है। अगर आपने इसका एरिया निकाल लिया, ये बीच की जगह है, तो समझ लो सॉल्व हो जाएगा। तो हम क्या करें बेटा, पहले हम दोनों रेडियस का चेंज निकाल लें। दोनों रेडियस का चेंज कैसे निकालोगे, डेल्टा आर। डेल्टा आर किसके होगा, बड़ी रेडियस में छोटे को माइनस कर दो तो बन जाएगा आर डैश माइनस आर। ठीक है, आर डैश माइनस आर हो गया। अब एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें कि यहां पर वो एरिया निकालो तो हम सीधे डायरेक्ट निकालते चेंज इन एरिया।
हम क्या कैलकुलेट करते हैं? चेंज इन एरिया। चेंज इन एरिया का बच्चा ए डैश। क्या करें? पूरे एरिया में अंदर वाला एरिया हटा दें तो बीच वाला निकल आएगा। तो पूरा एरिया कितना है? ए डैश। किसको हटा दें? ए को हटा दें तो क्या मिल जाएगा? डेल्टा ए मिल जाएगा। तो डेल्टा ए इक्वल, बताओ, स्फेयर स्फेरिकल शेप का एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है बेटा। ठीक, तो यहां क्या बन जाएगा? 4 पाई, यहां पर क्या आ जाएगा? आर डैश का स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर ना, तो 4 पाई आर डैश का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। ओरिजिनल रेडियस क्या है? आर। लेकिन बेटा आर डैश को तुम क्या लिख सकते हो? यहां से देखो, आर डैश को तुम लिख सकते हो, इसको ट्रांसफर कर दो तो डेल्टा आर प्लस आर। आर डैश को लिख सकते हो डेल्टा आर प्लस आर। तो बेटा वैल्यू अप्लाई करो, 4 पाई आर डैश की जगह आर प्लस डेल्टा आर का होल स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। क्या बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया? मैं डायरेक्ट ओपन कर देना हूं, 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 पाई डेल्टा आर स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 और यहां 4 है तो हो जाएगा 8 पाई आर डेल्टा आर हो जाएगा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेटा माइनस क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। बताओ जरा कितना एरिया बन के आ रहा है? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बताओ डेल्टा ए कितना आया? 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। कितना आ गया? 4 पाई डेल्टा आर का स्क्वायर प्लस 8 पाई आर डेल्टा आर। अब लेकिन बेटा एक समस्या ये है कि मैंने अभी आपसे कहा कि रेडियस बच्चा 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो एक्सपैंड हुआ वो डेल्टा आर कह देते हैं, गैप जो एक्सपैंड हुआ वो 0.5 mm है। कितना है बच्चा? जब तुम 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -4 आएगा, और जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो 0.25 इंटू 10 की पावर -6 आएगा। तुम क्या लिख सकते थे? 25 इंटू 10 की पावर -8 लिख सकते हैं। अब सोचो, अगर इससे इसको माइनस करना पड़ जाए या इससे इसको प्लस करना पड़ जाए तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? ये वैल्यू बहुत बड़ी है और ये वैल्यू बहुत छोटी है, इसका मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर दोनों को ऐड करूं तब भी यही आंसर आएगा, अगर दोनों को माइनस करूं तब भी यही आंसर आएगा। इसका मतलब क्यों? जैसे 1000 में 1 जोड़ने को कह दिया जाए तो लैंग्वेज, फिजिक्स की लैंग्वेज के हिसाब से 1000 में 1 ऐड करने से कोई फर्क नहीं है, और 1000 में 1 माइनस करने से भी कोई फर्क नहीं है। क्यों? कंपैरिजन कर रहे हैं कि 1000 बहुत बड़ा है और 1 बहुत छोटा है। तो बच्चा डेल्टा आर किसमें है? एमएम में है। डेल्टा आर तो ऑलरेडी छोटा है, और स्क्वायर करो किसी छोटी वैल्यू का स्क्वायर करो तो बच्चा और भी छोटा हो जाता है। किसी छोटी वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो वो वैल्यू क्या हो जाती है? और छोटी हो जाती है। इसका मतलब है ये टर्म कैसा है? नेग्लिजिबल है। कैसा है? तो नेग्लिजिबल का मतलब जीरो, नेग्लिजिबल का मतलब जीरो, खत्म कर देते हैं उसको। तो बताओ बेटा डेल्टा ए कितना बचा? बोलो, यहां से डेल्टा ए आपका बचा है 8 पाई आर डेल्टा आर। ये लो बेटा, आपको इंक्रीज एरिया पता चल गया। कितना इंक्रीज एरिया? 8 पाई आर। अगर यहीं पर सोप बबल होता तो कितनी फ्री लेयर होती? 2। तो किससे मल्टीप्लाई कर देते? बस 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो सोप बबल वाला भी सॉल्व हो जाता, या एयर बबल वाला भी सॉल्व हो जाता। सोप बबल, एयर बबल में कितनी फ्री लेयर होती है? 2, एक इनसाइड और एक आउट। अब बेटा समस्या ये है कि आपने डेल्टा ए तो निकाल लिया, क्या आपको पता है सरफेस एनर्जी कितनी होती है? सरफेस एनर्जी, जिसको आप लोग मॉलिक्यूलर एनर्जी कहते हो, कितनी थी? W इक्वल P इंटू डेल्टा ए। यही पढ़ा था आपने। तो बताओ T, तो T तो सरफेस टेंशन है, वही लिखा रहने दो। डेल्टा ए कितना है? 8 पाई आर डेल्टा आर। लो बेटा, आपको एनर्जी पता चल गई। कितनी एनर्जी है? कितनी है? T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर। अब एक और समस्या, इसके अंदर पहले से प्रेशर था। कितना प्रेशर था? जितना भी हो इसके अंदर। फिर मॉलिक्यूल्स ने प्रेशर बढ़ाया तो सरफेस कैसी हो गई? एक्सपैंड हो गई, बढ़ गई।
इसका मतलब प्रेशर कुछ बढ़ाया गया होगा, प्रेशर कुछ बढ़ाया गया होगा। तो वही तो मैं पूछ रहा हूं आपसे, एक्सेस प्रेशर, कितना प्रेशर ज्यादा है। तो पहले ये तो पता करो प्रेशर ने वर्क कितना किया, प्रेशर ने वर्क कितना किया। तो वर्क डन बाय प्रेशर, बेटा उस प्रेशर ने कितना वर्क किया तो बता दो। वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है, कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये बीच वाला, ये इतना सा, इतना डिस्प्लेसमेंट कितना है, डेल्टा आर। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है। और बेटा फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू एरिया। फोर्स किसके इक्वल होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो प्रेशर हो गया P इंटू एरिया A इंटू डेल्टा आर। तो बताओ W इक्वल P, ओरिजिनल एरिया कितना है, ओरिजिनल एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, ओरिजिनल एरिया कितना है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर। लो बेटा मिल गया वर्क डन बाई प्रेशर। किसमें मिल गया, वर्क डन। देखो एक ये वर्क डन और एक वो वर्क डन, दोनों को उठा के क्या कर दो, सिमिलर कर दो, दोनों को उठाकर इक्वल करना है, ऐड नहीं, दोनों को उठाकर इक्वल करना है। तो बेटा कितना आ जाएगा, इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको लेट कर लो इक्वेशन नंबर 2। तो जरा इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड को जरा कंपैरिजन करो। कितना लिखा है T इंटू 8 पाई आर डेल्टा आर किसके इक्वल है, P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा। बेटा कुछ कैंसिल हो रहा होगा, बेटा पाई से पाई कैंसिल, 4 टू जा 8 हो गया, एक आर से एक पावर कैंसिल, डेल्टा आर से डेल्टा। बताओ इधर कितना बचा, 2 बचा, T बचा। बेटा इधर कुछ नहीं बचा, इधर क्या बचा, P बचा, R बचा। तो R कहां गया, अपॉन में, इक्वल। लिक्विड ड्रॉप में कितना एक्सेस प्रेशर है, 2T बाई आर। लिक्विड ड्रॉप में कितना एक्सेस प्रेशर, 2T बाई आर। जितना है वो तो है, एक्सेस कितना है 2T बाई आर। T क्या है, सरफेस टेंशन, R क्या है, ओरिजिनल रेडियस, I क्या है। बेटा अगर मैं कहता सोप बबल एयर बबल तो कितनी फ्री लेयर, 2। तो इस फैक्टर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, सिर्फ डेल्टा ए डबल हो जाएगा, डेल्टा ए डबल। अगर डेल्टा ए डबल होगा तो 8 की जगह 16 आएगा, 8 की जगह। तो बेटा यहां पर 2 की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 की जगह क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब अगर हम कहते हैं सोप बबल और एयर बबल, सोप बबल एयर बबल, तो डेल्टा ए कितना आएगा, 8 पाई आर डेल्टा आर। ये सिंगल था, इसको क्या कर देना, डबल कर देना। ये सिंगल था, इसको क्या कर देना, डबल कर देना। तो सॉल्व कर लेना इसको, यहां पर ये वैल्यू को यहां पे रख लेना। तो बच्चा यहां पर वर्क आ जाएगा। तो यहां वर्क कितना आएगा बता दो, वर्क बोलो, वर्क कितना आएगा, T इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर। बेटा ऊपर वाला फिनोमिना सेम ही रहेगा, इसको जरा दोनों को इक्वल करो। कितना आ रहा है, T इंटू 16 पाई आर डेल्टा आर किसके इक्वल होगा, सेम फार्मूला, सेम। तो बेटा P इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। बेटा यहां कुछ कैंसिल कर देना, कैंसिल करके सब सॉल्व कर लेना। बेटा ये पाई से पाई 4 जा हो जाएगा, आर से एक पावर कट जाएगी, डेल्टा आर कट जाएगा। तो बेटा P एक्सेस कितना आ जाएगा, बोलो 4T बाई आर। सोप बबल में कितना एक्सेस प्रेशर, सोप बबल में कितना एक्सेस प्रेशर, एयर बबल में कितना एक्सेस प्रेशर, एयर बबल में कितना 4T बाई आर, और सोप बबल में कितना 4T बाई आर। लिक्विड ड्रॉप में कितना 2T बाई आर, लिक्विड ड्रॉप में 2T। ये क्या है, एक्सेस प्रेशर, ये क्या है, एक्सेस प्रेशर। ठीक है, नोट कर लें।